इसको एक एस्पिरेंट की स्टोरी से बताऊंगा। जैसे ये आपने बताया कि यार हम पेपर देने नहीं गए, तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो बॉम्बे में कहीं पे नाम भी नहीं पता मुझे, मल्टीपल मैसेजेस आते हैं बच्चों के। तो उसका बस ये याद है कि जॉब कर रहा है बॉम्बे में, सर मेरे को यूपीपीएससी का पेपर देना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो सर क्या किया जाए। अपन को सुनने में आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, यूपी की दोबारा वैकेंसीज आने वाली है। तो आपको क्या लगता है जिनका नहीं हुआ उनकी क्या मिस्टेक्स होंगी? Hello everyone, this is Harshna Verma and welcome back to our channel Unacademy Gate Civil. So आज हमारे साथ जसपाल सर हैं एंड दीपेन सर भी हैं एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। ऑल्दो कुछ स्ट्रैटेजी होगी, कुछ मोटिवेशन होगा, कुछ अपकमिंग एग्जाम्स के अपडेट्स भी होंगे, बट अभी हमारा करंटली फोकस होगा रिगार्डिंग यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन की, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड जैसे ऑडियंस अलग अलग वेरी कर रही है, सर कुछ का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, कुछ का नेक्स्ट, जिनका नहीं हुआ उनके लिए नेक्स्ट सुना एडवर्टाइजमेंट आ गया है कि उनको मेंस की तैयारी करनी है, किसी को प्री की तैयारी करनी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर है, उनको अभी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या उनका डेली रूटीन होना चाहिए, किस तरह से उनको आगे प्रोसीड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैम। जैसा अभी हमारा रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, तब से ही हमने अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी है, बट रिजल्ट आने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद भी अभी आज से देखें हम तो 100 दिन के आसपास का टाइम बच जाता है हमारे मेंस एग्जाम के अंदर। तो 3 महीने का मोटा मोटा टाइम है जिसमें हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। और हम ये लेके चलेंगे आखिरी के जो 10 दिन है उसमें हम PYQs लगाएं, टेस्ट सीरीज करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं, ताकि रिवीजन करें, ताकि जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो अल्टीमेटली उस लेवल तक पहुंच जाए जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो आखिरी के 3 महीने को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको हम शुरू के 1 महीने में कंप्लीट कर लें, ताकि एक श्योरिटी हो जाती है कि यार एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो हम कवर कर ही लेंगे, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम बचे हुए 1.5 महीने में कवर कर सकते हैं। मतलब पॉइंट इज, पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल कि आप PYQs का एनालाइज कीजिए कि भैया हाई वेटेज क्या है, लो वेटेज क्या है, एंड देन आप उसका अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। राइट। एनालिसिस भी अब जैसे पहले का हमारा टाइम तो अलग होता था, एनालिसिस भी हमने करके दे रखी है इनको। अच्छा, हाँ, सब कुछ ही किया है पहले से ही। एनालिसिस करके बता रखिए कि इन टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है, और हम करा भी उन टॉपिक्स को पहले रहे, ताकि अगर ये कवर हो जाते हैं तो हमारे 50 से 60% जो वेटेज है वो तो वैसे ही निकल जाती है 1 महीने के अंदर। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, लगता है कि यार हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो बेसिक स्ट्रेटेजी यही रहती है हमारी। जो मैंने सिलेबस देखा है अभी यूपीपीएससी मेंस का, बहुत ही एग्जॉस्टिव सिलेबस है। जैसे हम गेट की भी तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी कराते हैं, उसमें भी इतना डिटेल में सिलेबस में मेंशन्ड नहीं होता। और जनरली अगर हम एग्जाम की साइकी को समझें, वो जो सिलेबस में मेंशन करता है उसके ऊपर सवाल जरूर आता है 100%। तो अगर यहाँ पे सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कवरेज बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा है, जो टाइम मिल रहा है, जैसे इस बार पेपर लेंदी होगा इनका, टाइम ज़्यादा मिलेगा प्रीलिम्स के कंपैरिजन में, तो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलेगा, तो जो लेवल है प्रॉब्लम्स का वो अच्छा होगा और कवरेज भी अच्छे होगा। बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बिल्कुल दोनों चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं एट पार इंजीनियरिंग सर्विसेज के आसपास ही निकल के आएगा, या गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बीच में आएगा निकल के। अपना टेक्निकल का लेवल तो आपने जैसा कि बताया स्टूडेंट्स को कि गेट और ईएससी के लेवल का ही लगभग आएगा। बिल्कुल। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एईजे एग्जामिनेशन में, जो है नॉन टेक, और आपको पता है कि नॉन टेक अपना हिंदी का भी पोर्शन है और जीएसपी है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को इसके लिए? देखो, ये दोनों चीज़ें अभी से ही कवर करके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट में फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अभी तो क्या ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स उठाएंगे क्योंकि उसमें ये कंफर्टेबल होते हैं, पता होता है कि यार ये टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं, और अमूमन हम स्टार्ट भी उसी टॉपिक से करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। जबकि प्रोसेस उल्टा होना चाहिए, जो चीज़ मुश्किल लगे हमें, जिसमें हमें लगता है कि नहीं यार चांसेस है फंसने के, उसको हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए तैयारी के टाइम पे। तो अगर इनको लगता है यार हिंदी में जीएस में हम फंसेंगे, जो होगा नॉर्मली, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए उसकी, कि डेली 1 घंटा 2 घंटा ये अपनी हिंदी या जीएस को दे दें, ताकि जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं हमारे, हम एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे कि हिंदी और जीएस हमारे लिए ब्लॉकर नहीं रहेगा, और ये एक एज भी रहेगा बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, और मेरी रैंक भी डिसाइड कर सकता है। तो हिंदी और जीएस के ऊपर फोकस हमें स्टार्टिंग से ही देना है, और इनफैक्ट हमने जो भी कोर्स लॉन्च भी किया है उसमें भी हिंदी और जीएस में अभी से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, ताकि शुरुआत से ही आपकी जो पकड़ है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बन जाए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है, 25 सवाल आएंगे, 75 नंबर के प्रॉब्लम्स होंगे टोटल। सो आउट ऑफ 375 अगर आप 75
मार्क्स का ये पेपर दे रहे हो इन टॉपिक्स पे, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं। ये छोटे छोटे तो टॉपिक है, हिंदी बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो अगर इसी में अगर ये 65-70 नंबर ले आते हैं तो अच्छी खासी रैंक खींच के ले जा सकते हैं। सर मुझे लगता है हिंदी में जो 75 मार्क्स हैं वो तो किसी को छोड़ने ही नहीं, छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अपना प्रीलिम्स में भी हिंदी काफी प्रीलिम्स में भी ऐसा ही था बिल्कुल। तो हिंदी काफी जरूरी हो जाता है। सो ये तो सर हमने बात कर ली जिनका प्रीलिम्स हो गया, बिल्कुल। बट जिनका नहीं हुआ, जैसे अभी अपन को सुनने में आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, यूपी की दोबारा वैकेंसीज आने वाली है, तो आपको क्या लगता है जिनका नहीं हुआ उनकी क्या मिस्टेक्स होंगी जो अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो रिपीट ना करनी पड़े? आप क्या गाइडेंस देंगे? अब जो जैसे टेंटेटिवली पता चल जाता है कि यार नेक्स्ट ईयर की जो साइकिल है वो भी स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी जल्दी ही इनकी। जैसे ही मेंस खत्म होगा नोटिफिकेशन विल बी रोल्ड आउट, और जैसा बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इस बार से भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली। बट अब डिफरेंस ये आ जाएगा कि जब पहली बार पेपर हुआ था पैटर्न नहीं पता था लोगों को, लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता था। एग्जैक्टली। अब एक तो लेवल पता चल गया क्वेश्चंस का, कवरेज पता चल गई है टॉपिक्स की, कितना कवर होगा, कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाती है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। पहले काफ़ी लोगों ने, जैसे हमने देखा भी 50% से ज़्यादा लोग पेपर देने ही नहीं गए। तो क्योंकि नया पैटर्न था, सब घबरा रहे थे। दूसरे एग्जाम के साथ भी क्लैश कर रहा था, आरआरबी के साथ क्लैश कर रहा था, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग छट गए। पर अब जो आएगी वैकेंसी उसमें कंपटीशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इस बार तो जैसे 9000 कैंडिडेट उन्हें सेलेक्ट करने थे वो भी नहीं मिल पाए। Exactly. अगली बार जैसा मेरे को लगता है ये सिनेरियो नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन विल बी प्रिपेयर्ड। Exactly. नाउ सिंस एवरीवन विल बी प्रिपेयर्ड, आपको उनसे आगे रहने के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर देंगे। तो हमें पता है कि नोटिफिकेशन आने वाली है, जिनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ अपनी गलतियों को पकड़े। यूट्यूब पे 50% से ज़्यादा मैंने क्लासेस ले रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए एक्सेसिबल है। आप नॉन, क्योंकि प्री में तो वही आएगा हमारा, नॉन टेक ही आएगा, पैटर्न सेम रहेगा, चेंज होगा नहीं अब, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। या जो हमारा नॉन टेक वाला बैच था आप उसका भी एक्सेस लेके पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन अभी से ही करना चालू कर दे। रीजन बीइंग नाउ यू हैव अ रेफरेंस, आपके पास एक रेफरेंस आ गया है, छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। और ये जो साल है हमारा 2025 का, और अगला साल भी जो आने वाला है, ये जैसे हमारी पेंडेमिक है, आती है 100 साल में एक बार, एपिडेमिक है, आ जाती हैं 10-20 साल में एक बार, वैसे ये मतलब ये साल कुछ खास है 2025-26 का, कि इतनी वैकेंसीज रोल आउट हो रही हैं हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने में मेरे ख्याल से 2 वैकेंसीज रोल आउट हो रही हैं एस्पिरेंट्स के लिए। मतलब अब तो ये डाउट आ रहा है इनका, या ये क्वेश्चन आ रहा है एस्पिरेंट का कि हम कौन सा पेपर देने जाएं, या ऐसा भी हो रहा है कि सर मेरा दोनों में सिलेक्शन हो रहा है, हम किसको ज्वाइन करें। तो ये सिचुएशन वापस नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करें, कैपिटलाइज करें इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और अभी से नेक्स्ट जो हमारी नोटिफिकेशन आएगी उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। तो जो लोग समझते हैं कि यार हमें कुछ रिसोर्स नहीं हमारे पास, आप हमारे यूट्यूब वाली क्लासेस देख सकते हैं। टू दी पॉइंट है, सबने देखा ही है किस तरह से हमने क्लासेस ली हैं और कितना कवरेज आया है पेपर के अंदर उसका। सो मेरे ख्याल से अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम बाकियों के आगे रहेंगे। एग्जैक्टली। सर एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है मोटिवेशन का, जैसा कि आपने बोला कि 70,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, 70-80 हज़ार लोग, बिल्कुल 30,000 लोग गए, 30-35 हज़ार 7,500 लोग इन्होंने ले पाए, जबकि इनको 9,000 लेने। मतलब देयर आर चांसेस कि बहुत सारे लोग अगर एग्जाम देने भी चले जाते तब तो भी उनका होने के चांसेस थे। बिल्कुल सही तो बात है। ये मोटिवेशन वाला जो फैक्टर है कि आखिरी में आते आते इंसान डाउट में आ जाता है कि जाऊं या नहीं जाऊं, बिल्कुल। उसको कैसे ओवरकम करें? मैं इससे एक आपको ये जो पॉइंट है इसको एक एस्पिरेंट की स्टोरी से बताऊंगा। जैसे ये आपने बताया कि यार हम पेपर देने नहीं गए, तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो बॉम्बे में कहीं पे नाम भी नहीं पता मुझे, मल्टीपल मैसेजेस आते हैं बच्चों के। तो उसका बस ये याद है कि जॉब कर रहा है बॉम्बे में, सर मेरे को यूपीपीएससी का पेपर देना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो सर क्या किया जाए? मैंने कहा भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ, यहाँ पे आके बोल देना तबीयत खराब हो गई है पर पेपर दे देना। उसने वैसा ही किया, फ्लाइट बुक कराई, पेपर देने आया, पेपर दिया उसने, रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो प्री में उसका पेपर निकल गया। और उसको कहने का मतलब ये है मेरा, आपके जो सवाल का जवाब ये है कि एक पुश चाहिए होता है। अगर वो मुझसे बात नहीं करता या अगर मैं उसको जवाब नहीं देता, मतलब मैं भी काफ़ी सारे लोगों को जवाब नहीं दे पाता है, कोइंसिडेंटली मैंने उसको जवाब दे दिया कि नहीं पेपर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती है कि यार हम सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है या हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। हमें वही चीज़ें दिखती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हमें बड़ी पिक्चर नहीं दिखती है, बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा, पर हम जिस सिचुएशन में या जिस पोजीशन में वहाँ पे सारी चीज़ें देख पाते हैं उस फेज से निकले हुए। तो मैंने उसको ये बोला कि कुछ भी हो पेपर आगे दो, आगे का आगे देखेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी डिसाइड करेंगे ज्वाइन करना नहीं करना, पर पहले सिलेक्शन उठाओ। तो ये जो आपने मोटिवेशन की बात करी, अगर बाकी लोग जिन्होंने 35,000 लोग हैं पेपर नहीं दिया उन्होंने, अगर वो पेपर देते, अभी भी 2,000 सीटें थी,
बस वो जाके पेपर लिख आते तो मेरे ख्याल से उनका भी सिलेक्शन हो जाना था। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जो भी लोग मेंटर कर रहे हैं आपको वो इस फेज से निकल चुके हैं, उन्होंने ये सिचुएशन देखी हुई है, तो वो बेटर एप्ट है इस कंडीशन को समझने के लिए और आपको गाइड करने के लिए। सो जैसे स्टूडेंट्स ने सर नंबर ऑफ एग्जाम्स दिए, हमारे पास आरआरबी भी था, बच्चों ने एसएससी भी दिया है, गेट भी दिया है, ईएससी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो मान लो किसी कैंडिडेट का मल्टीपल एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाता है, आपका भी जैसे रहा होगा, आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यार मेरे को ये चूज करना है, मेरे को ये करना है? तो क्या आपके क्राइटेरिया रहे हैं? देखो, इसका टू द पॉइंट हम स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं दे सकते। ये डिबेटेबल टॉपिक है, एग्जैक्टली। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्टिव है ये चीज़। बट एक जनरल थंब रूल तो हम फॉलो कर ही सकते हैं कि यार ऑब्वियसली मैं उसे प्रेफर करूंगा जहाँ पे मेरे को पोस्ट हायर मिल रही है। अगर मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को AEE की पोस्ट मिलेगी या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी, वो डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स ऊपर है AE की पोस्ट से। बट कभी कभार कोई ये भी सोचता है ना कि यार अपनी स्टेट में जॉब मिल जाए, सेंटर फिर से ये बहुत ही नेव चीज होती है। हम आगे का सोच नहीं पाते हैं, हम बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। इस अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिपार्टमेंट भरा था, मेरी सोच भी यही थी कि मेरे को घर पे रहना है या मेट्रोस में रहना है, इसलिए मैंने CPWD भरा था, रेलवे नहीं भरा था। पर बहुत ही नेव चीज़ होती है कि यार हमें अपने स्टेट में रहना है या शहर में रहना है। अगर आप ये सोच के भी AE JEE की जॉब को डिसाइड कर रहे हो, तब भी कोई श्योरिटी नहीं है आप वहाँ पे रह पाओ। और ऐसे भी चांसेस हैं कि लेट अस सपोज आपका RPSC में हो जाता है या इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाता है, आपको अपने स्टेट यूपी में रहना है, आप तब भी अपने स्टेट यूपी में आ सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू भी आप यूपी में आ सकते हो। अगर आपका RPSC में भी हो जाता है, आप डेपुटेशन पे वापस यूपी में जा सकते हो। तो हाँ, इंटर स्टेट भी हमारा डेपुटेशन में हो जाता है। तो ये चीज़ें कभी भी कैरियर डिसाइड करने के लिए नहीं सोची जाती हैं। ये आज जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, इससे आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को अपने स्टेट में रहना है या घर में रहना है। जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा यार मेरे को ग्रोथ के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता कि मेरे को अपने घर पे रहना है या स्टेट में रहना है। सर मेरे को लगता है काफी कैंडिडेट्स में ये शायद लैक ऑफ अवेयरनेस का इशू है। अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं। एग्जैक्टली। अब मैंने ये बोला ना कि क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं, अब हम बोल सकते हैं कि यार ये पॉइंट तो नेव पॉइंट है बहुत, मतलब ये तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए डिसाइड करने का कि यार मैं JEE ले लूं AE को छोड़ के, क्योंकि मुझे घर पे रहना है। मैं AE लेके भी अपने घर पे रह सकता हूँ, और भले ही वो सेम स्टेट में नहीं है, इवन इफ इट इज नॉट इन सेम स्टेट, आई कैन कम बैक टू दैट स्टेट। बिहार में लोग काम कर रहे हैं, बिहार में मतलब सेलेक्ट हुए, AE दिल्ली में काम कर रहे हैं। राजस्थान में सेलेक्ट हुए, आप बिहार में काम कर सकते हो। मैं MPPSC में हुआ था, मेरे जो कलीग मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे वो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी हो गई, उनके जो पार्टनर थे वो बॉम्बे में पोस्टेड थे, उन्होंने बॉम्बे में पोस्टिंग ले ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि यार मैं मध्य प्रदेश में एज AE लगा हूँ तो मध्य प्रदेश में ही रहूँगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसके बिहाफ पे हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे पहला क्राइटेरिया है कि पोस्ट कहाँ पर हमें बेटर मिल रही है। AEE की पोस्ट ऊपर है AE से, AE की पोस्ट ऊपर है JEE से। फिर अगर सेम लेवल की पोस्ट मिल रही है जैसे JEE, अब JEE में भी हमारे पास SSC JEE है और एक स्टेट का JEE है, तो ऑब्वियसली मैं सेंटर के JEE को प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ स्टेट JEE। तो ये एक लॉजिकल क्राइटेरिया बनता है डिसाइड करने का कि मेरे को कौन सा पेपर देना है। उसके बाद फिर हम ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं कि यार भले ही AE की पोस्ट है पर डिपार्टमेंट कौन सा चूज करें। डिपार्टमेंट भले ही PWD अच्छा है, पर आपको ये देखना है कि यार PWD अच्छा तो है पर आज उसमें प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि PWD की सीट ऑलमोस्ट हर साल निकलती है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं उसके अंदर। तो जब आप जाओगे उस डिपार्टमेंट में, आपसे पहले बहुत सारे लोग होंगे, तो हो सकता है आप एज AE रिटायर हो जाओ। तो अब अच्छा है इसमें आपने बस ये देखा था डिपार्टमेंट अच्छा, पर आपकी वहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं आपको। और ये चीज़ हम ज़्यादा अच्छी तरह से तब बता पाएंगे जब मेरे पास ऑप्शंस हो। मतलब अगर 2 ऑप्शन है मेरे पास, तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि विच ऑफ द ऑप्शन इज बेटर। एक ही ऑप्शन है तो फिर मैटर ही नहीं करता ये। ओके, राइट, ठीक है। सो एक और सर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछना होता है, इंसान जब सक्सेस पा जाता है तो फिर वो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग कम हो जाता है। आप इतना ज्यादा सब कुछ हो जाने के बावजूद आप इतना काम कैसे करते हो? फिर से जैसे आपने बोला तो बिल्कुल सही, तो उसके लिए आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी ना। जैसे अभी इनके सक्सेस की डेफिनेशन है पेपर क्लियर करना। जैसे हम 12th में होते थे तब हमारे सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी?
कि यार IIT क्लियर हो जाए या AIEEE से क्लियर हो जाए तो हम सक्सेसफुल हो गए। Yes. अब जब आपने इंजीनियरिंग कर ली होगी तो समझ में आ गया होगा कि कुछ अब नहीं भी होता। फिर उसके बाद लगता है कि यार चलो अब मेरी प्लेसमेंट हो जाए तो मैं हाँ। सक्सेसफुल हो जाऊंगा। Right. तो जब आपका प्लेसमेंट हो भी जाएगा तब आपको लगेगा अरे यार तो स्टार्टिंग है मेरे कैरियर की। हाँ, तो जो आपका बार है वो आपको हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। exactly. सक्सेस जैसे हम मोस्टली सिविल इंजीनियर्स हैं, सक्सेस हमारा इवेंट नहीं है, एक्टिविटी है। मतलब ये एक प्रोसेस है, आप इसको एक माइलस्टोन बना लेते हो। सक्सेस माइलस्टोन नहीं है, एक जर्नी है। तो जब आपने बोला जब आप सक्सेस पा लेते हो तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, तो वो सक्सेस तो कभी पाई नहीं जाती ना। आपको तो उसको क्या करना है, हमेशा एंड्योर करते हुए जाना है कि जब आपका एक माइलस्टोन पूरा हो गया आप अपना दूसरा माइलस्टोन सेट कर लो जो इसके कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा डिफिकल्ट हो अचीव करना। तभी आप उसके लिए मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए। राइट। सो आई होप गाइज आपके लिए ये सब इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी एंड आपकी कुछ तो हेल्प ज़रूर हुई होगी। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।